अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस महल का माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था। हीरा के सारे साथी अब बाहर निकल चुके थे और शायद वो बाहर खड़े पहरेदारों से लड़ रहे थे, मगर महल के अंदर का सीन कुछ और ही था। उस बड़े दानव ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और उसकी मदद से सिद्धांत के हाथ में ली हुई तलवार को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर बना हुआ रक्षा कवच गायब हो गया। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ हीरा को वहां पाया। एक पल के लिए उसने चैन की सांस ली, मगर अगले ही पल उसकी आंखें अचंभे से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि कैसे 4-5 छोटी छिपकलियों ने हीरा को चारों तरफ से घेर लिया था। वो उसे बचाने के लिए आगे भागा, लेकिन उसके पीछे आ रहे बड़े दानव ने सिद्धांत को अपनी जीभ में लपेट लिया और उसे हवा में जोरों से हिलाने लगा। सिद्धांत का सर चकरा रहा था। उसके कान में हीरा की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हीरा, मेरी तलवार का इस्तेमाल करो, उन्हें इस तरह तुम्हें हराने मत दो, सिद्धांत ने हवा में चिल्लाया। उसने देखा कि कैसे हीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिद्धांत की एक तलवार को हाथ में उठाया और उन छोटी छिपकलियों से लड़ने लगा। अब सिद्धांत की बारी थी, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस राक्षस ने सिद्धांत को अपने मुंह में भर लिया। सिद्धांत के पूरे शरीर पर जलन महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपनी कमर में बंधा हुआ चाकू निकाला। अगले ही पल उसने उस छिपकली राक्षस की जीभ काट दी। उस राक्षस ने दर्द के कारण अपना मुंह खोल लिया। सिद्धांत ने मौका पाकर नीचे छलांग लगा दी। उसने एक भी पल जाया नहीं किया, बल्कि उसने अपनी तलवार उठाई और हीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक ही पल में उसने तलवार घुमाकर 2 छोटी छिपकलियों को मार दिया, मगर उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। उल्टा अब वो छोटा सा कमरा कम से कम 100 छोटी छिपकलियों से भर चुका था। मगर सिद्धांत को तभी समझ आया कि वो छोटी छिपकलियां उसे या हीरा को मारने नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक एक करके अपने मालिक पर चिपटने लगी। देखते ही देखते वो विशालकाय दानव और भी बड़ा हो गया। उसे देखते ही सिद्धांत को घिन आ रही थी। सिद्धांत ने हीरा को इशारा करके वहीं रुकने को कहा और भागता हुआ उस बड़े दानव के पीछे चला गया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार से वार करके उस दानव की पूंछ काट दी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो पूंछ पूरे कमरे में यहां वहां मचलने लगी। सिद्धांत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस दानव को कैसे खत्म करे। तभी अचानक से सिद्धांत की नजर उस छिपकली के गले पर पड़ी। उसकी गर्दन न जाने क्यों चमक रही थी। सिद्धांत तुरंत समझ गया कि उसकी जान उसकी गर्दन में बसी हुई है। सिद्धांत ने दीवार की मदद से हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवार की नोक उस बड़ी छिपकली के गले में घोंप दी। कुछ ही पल में उससे चिपकी हुई बाकी सारी छोटी छिपकलियां नीचे जमीन पर गिर गईं। उन्होंने मचलते हुए अपना दम तोड़ दिया। यही नहीं, वो दानव भी जमीन पर गिर गया। सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो पाया कि हीरा बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। सिद्धांत तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे उठाने लगा, मगर हीरा बहुत बुरी तरह से थक चुका था। उसने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरे बाकी साथियों की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरी चिंता मत करो, मेरा समय आ गया है। इतना कहकर हीरा की आंखें बंद हो गईं। उसे मरते हुए देख सिद्धांत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने किसी दोस्त को मरता हुआ देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर मौजूद बाकी सारे लोग भी अंदर आ गए और हीरा की मौत का दुख मनाने लगे। तभी अचानक से सिद्धांत को पीछे से एक तेज रोशनी नजर आई। सिद्धांत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो राक्षस एकदम से एक आदमी में बदल गया था। वो आदमी सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने 50 साल पुराने श्राप से बाहर आ पाया हूं। इसके लिए तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं। उसने अपने हाथ हवा में घुमाए और सिद्धांत को एक घड़ा दे दिया। सिद्धांत सिकुड़ी हुई भौं के साथ उस घड़े को देख रहा था। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है,
इस जल में बहुत ही ताकत है, इसे पीते ही तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। सिद्धांत ने उसके हाथ से वो घड़ा ले लिया। अगले ही पल वो आदमी वहां से गायब हो गया। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हीरा अपनी जान खो चुका था। उसने हीरा के साथी के साथ मिलकर उसे अलविदा किया। अपने हाथ में लिए हुए घड़े को लेकर सिद्धांत महल के पास बंधी हुई एक नाव पर बैठ गया। उसने बाकी सभी लोगों को अलविदा किया और अपने शहर के लिए वापस निकल गया। रास्ते में वो उस घड़े को देखता रहा। तभी उसे वो जादुई आवाज दोबारा सुनाई दी। चिंता मत करो, वो आदमी एक श्रापित था, मगर दिल का बुरा आदमी नहीं था। तुम इसे पी सकते हो। उस आवाज की बात पर विश्वास करते हुए सिद्धांत ने तुरंत उस घड़े का जल पी लिया। उसे पीते ही सिद्धांत वापस शीतलपुर के बाहर आ गया। सिद्धांत को अपने शरीर में बहुत ताकत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि मानो वो एक पल में आर्यन को हरा देगा। वो तुरंत आर्यन की तलाश में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और राजकुमारी वंदिता का रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। जब आर्यन दूसरे शहर से वापस आया तो उसे मालूम चला कि राजकुमारी वंदिता किसी कारणवश बेहोश हो गई थी। वो जयंत के कहने पर राजकुमारी वंदिता से मिलने गया और जब राजकुमारी वंदिता ने उससे पूछा कि वो उस दिन किससे लड़ रहा था, तब आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए, मैं युद्ध कला के अभ्यास के लिए किसी और दिन आता हूं। मगर राजकुमारी वंदिता ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी कमजोर आवाज में बोली, मत जाइए, यही मेरे पास बैठिए। आपके यहाँ होने से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद आर्यन वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे अपना मकसद याद था। इसलिए अपने हाथ मुट्ठी में बांधते हुए वो राजकुमारी वंदिता के बाजू में बैठ गया और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरने लगा। वंदिता की नजर बिना झपके हुए आर्यन को देखे जा रही थी। जब आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो न जाने क्यों एक पल के लिए उसका दिल थम गया, मगर अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। सिद्धांत आर्यन की तलाश में टेंट की तरफ जा रहा था। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आर्यन का चाचा भूषण खड़ा हुआ था। भूषण सिद्धांत को आर्यन समझते हुए बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम राजकुमारी वंदिता से मिलने गए थे, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। भूषण की बात सुनते ही सिद्धांत चिंतित हो गया। आखिर वंदिता को ऐसा क्या हुआ था कि वो बीमार थी? मगर तभी सिद्धांत को याद आया कि कैसे काले साफे वाले राक्षस से लड़ते समय अचानक से वंदिता उनके बीच में आ गई थी। शायद उसके बाद ही वो बीमार पड़ गई होगी। सिद्धांत ने अपने कदमों का रुख मोड़ लिया और राजमहल की तरफ जाने लगा, मगर भूषण उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कुछ दिन पहले जयंत ने भूषण को बताया था कि कैसे उसे शक था कि कोई बहरूपिया आर्यन का रूप लेकर शहर में घूम रहा है। भूषण के दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे भी वो आर्यन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि इतने दिन हो गए थे, फिर भी वो राजकुमारी वंदिता को अपने प्यार में गिराने में सफल नहीं हुआ था। वो जानता था कि आर्यन को मारना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर उसके पास इसका भी उपाय था। भूषण ने तुरंत सिद्धांत का हाथ थाम लिया और उसे रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर आज तुम उसके पास नहीं जा पाए तो कल चले जाना। चलो अब घर चलते हैं। उसने सिद्धांत को एक जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ दिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। सिद्धांत जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहने की कोशिश की तो भूषण को उसकी असलियत का पता चल जाएगा। वो रात में जाकर राजकुमारी वंदिता को देख आएगा। वो लोग जंगल से गुजरते हुए आर्यन के अड्डे की तरफ जाने लगे, मगर कुछ देर हो जाने के बाद भी वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। सिद्धांत बहुत थक चुका था। उसको देखते हुए भूषण बोला, क्यों ना हम थोड़ा आराम कर लें, हमारा घर कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे लिए पानी और कुछ खाना लेकर आता हूँ।
इतना कहकर भूषण वहां से चला गया। सिद्धांत एक पेड़ से टिककर बैठ गया। पिछले कुछ दिनों में उसने इतनी लड़ाइयां लड़ ली थी कि अब वो बहुत थक चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और अनहोनी को रोकने के लिए योजना बनाने लगा। उसका ख्याल अचानक से वेदिका की तरफ गया। उसे वेदिका की याद आ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वेदिका और विक्रम कहाँ थे और इस वक्त क्या कर रहे थे। यहां तक कि उसे दुष्यंत का भी कुछ भी अता पता नहीं था। सिद्धांत को रियलाइज हुआ कि उसे वर्तमान में चल रही सारी बातें जानने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। वो अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने भूषण को वहां आते हुए देखा ही नहीं। भूषण उसके सामने आकर बैठ गया। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक घड़ा था तो दूसरे हाथ में कुछ फल। पानी से भरा घड़ा देखकर सिद्धांत का गला सूख गया। उसने तुरंत उस घड़े को उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। वो इतना प्यासा था कि उसने भूषण की आंखों में आई चमक को देखा नहीं था। सिद्धांत ने जमीन पर पड़े हुए कुछ फल उठाए मगर उन्हें खाने के बाद अचानक से उसे नींद आने लगी। वो एक बड़ी जमाई लेते हुए बोला, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, क्या हम थोड़ी देर में घर चलें? भूषण ने एक शैतानी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, अब तुम घर कभी नहीं जा पाओगे। सिद्धांत को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए वो बोला, आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि अभी घर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तुम कुछ देर आराम कर लो। भूषण भी उसके बाजू में बैठ गया। अगले ही पल सिद्धांत एक गहरी नींद में सो गया। भूषण उसे मरता हुआ देख बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धांत की जब नींद खुली तो उसका गला बहुत तेज सूख रहा था। उसने अपने पैरों पर खड़े होकर पानी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने यहां वहां भूषण को ढूंढने की कोशिश की मगर वो भूषण को भी नहीं देख पा रहा था। कुछ ही पल में सिद्धांत का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जब धुंधली नजर से अपने हाथों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसके हाथ नीले पड़ रहे थे। सिद्धांत दौड़ता हुआ उस घड़े के पास पहुंचा जिससे उसने पानी पिया था। उसने एक घड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वो चौंक गया क्योंकि उस घड़े के बाजू में एक गिलहरी भी जमीन पर पड़ी हुई थी मगर वो अपनी जान खो चुकी थी। सिद्धांत को तुरंत समझ में आ गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। भूषण ने उसे पानी के साथ कोई जहर दे दिया था। भले ही उसके शरीर में बहुत ताकत थी लेकिन वो अपने आप ही उसके शरीर में फैल रहे जहर को नहीं रोक सकता था। अगले ही पल उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत खुद को बचा पाएगा? क्या उसका सच जयंत और भूषण के सामने आ गया था? क्या वो वेदिका और विक्रम को दुष्यंत से बचा पाएगा? दुनिया पर आने वाले खतरे को क्या सिद्धांत रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।